नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज की खास पेशकश बात मुद्दे की। आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ने वाली है। दूसरी ओर विपक्षी एकता की बात तो की जा रही है, लेकिन अभी तक विपक्ष के द्वारा पीएम उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। उससे पहले 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ये राज्य 5 भी हो सकते हैं अगर जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव होते हैं तो। अब इन चुनावों को लेकर क्या हैं जनता के मुद्दे और क्या है जनता की राय, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर माहौल क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आप तो पूरे देश में घूमते रहते हैं, हर चुनाव को कवर करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या है माहौल जनता के बीच? देखिए, अब जो देश में राजनीति है वो 2 तरह से देखी जाती है। राज्यों के चुनाव बहुत कुछ स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय नेताओं के चेहरे पर, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और वहाँ के जातीय समीकरण और धर्म का, जाति और धर्म का बोलबाला हर जगह है। इस पर ये डिपेंड करता है राज्यों के चुनाव का मसला। तो अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, आपने देखा। राष्ट्रीय चुनाव जो लोकसभा के चुनाव हैं, पिछले 2 बार के ट्रेंड्स ये बताते हैं कि वो चुनाव मुद्दों से ज़्यादा व्यक्ति केंद्रित वो चुनाव 2 बार ऐसा रहा है। और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पक्ष की ये कोशिश है कि वो वही कार्ड खेलें कि हमारी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपकी तरफ से कौन। सर, जिस तरह से इस साल 4 राज्यों में अभी तक विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 4 में और होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल का काम कर रहे हैं? देखिए, अगर 2018 में भी इन राज्यों में चुनाव हुए थे, एक को छोड़ दें अगर, या चारों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2018 में। तेलंगाना में भी टीआरएस आई और राजस्थान में कांग्रेस आई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई, छत्तीसगढ़ में 15 साल की बीजेपी शासन का अंत हुआ, कांग्रेस आई। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में बाद में 3 तिकड़म से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन 2018 के चुनाव के तुरंत बाद, जैसे इस बार होंगे, 2019 के जब चुनाव हुए तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश की, राजस्थान की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश की भी करीब करीब। तो जितना लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में आने के बाद मामला कुछ उल्टा होगा, वो हुआ बिल्कुल उल्टा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और चेहरे पर वोट पड़े, तब कांग्रेस का वहाँ सरकार, 3 ही महीने की सरकार, 4 महीने की उन राज्यों में थी, लेकिन वहाँ पर उनको नहीं मिला। यही ट्रेंड अगली बार भी होगा, ये कहना मुश्किल है। नहीं होगा, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं बताई जाती। उसकी वजह यह है कि शिवराज सिंह चौहान इतने साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, इतने साल से, एक होता है ना कि आदमी ऊब जाता है देखते देखते। दूसरी बात, पार्टी के दूसरे वहाँ गुटबाजी भी है, पार्टी के दूसरे धड़ों के लोग, एक बड़ी संख्या 25 विधायकों की ऐसी है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वहाँ पर आए थे, जिंदगी भर के कांग्रेसी थे, और उन्होंने, तो कई कारण हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में। और दूसरे, वहाँ इतनी उम्र होने के बावजूद कमलनाथ एक युवा जैसे सक्रिय और बहुत एक्टिव विपक्ष के रोल में रहते हैं। एक बार वो मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है तो कांग्रेस में भी, लेकिन चूंकि भूपेश बघेल पर आला कमान खासकर प्रियंका गांधी का वरदहस्त है, तो इसलिए वो सेफ पोजीशन में है। और मुझे लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा मजबूत भी है। रमन सिंह वहाँ के एक नेता हैं जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको बतौर मुख्यमंत्री आगे करेगी। तो ये भी एक दिक्कत होगी। राजस्थान में कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है, वहाँ हमेशा सरकार बदलने का मामला रहा है, लेकिन वहाँ भी वही चक्कर है कि जो कांग्रेस में गुटबाजी है वही बीजेपी में गुटबाजी है। तो ये इलेक्शन तक इंतजार करना होगा। टीआरएस तेलंगाना में मजबूत स्थिति, मैं ये कहूँगा। जिस तरह से कांग्रेस ने हर चुनाव से पहले जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर चुनावों में उतरना शुरू कर दिया है, वहीं बीजेपी अभी भी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही
छोटे से लेकर के बड़े चुनावों में हर चुनाव में मैदान में उतरती है, तो क्या उसका कुछ नुकसान भी देखने को मिला है हमें भी बीजेपी को? तो आपको क्या लगता है कि कुछ रणनीति में तब्दीलियां करने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए, सियासत में, खेल में, जंग में, प्यार में जी आदमी जब एक तरकीब निकालता है और वो कार्ड उसका चल जाता है तो बार बार वही कार्ड आजमाता है, बार बार वही कार्ड आजमाता है। उसको लगता है कि यही चल रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और देश की दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। जी फर्क जो पैदा होता है वो उसकी संगठनिक क्षमता और दूसरे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी को बहुत आगे ले जाते हैं। हर बार नरेंद्र मोदी का कार्ड खेलती है बीजेपी। कर्नाटक में भी खेला, यूपी में भी, कहाँ भी चुनाव हुआ उन्हीं का कार्ड, गुजरात में भी उन्हीं का कार्ड, दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में भी उन्हीं का कार्ड, एमसीडी में भी उन्हीं का मतलब वही एक उनके तुरुप के एक्के जो हर जगह चलाया जाता है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे कुछ भी नहीं है। जी अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति को, हालांकि दक्षिण में पहले से था, लेकिन एक जो फ्री बीज की राजनीति कर दी। अभी आपने देखा केजरीवाल ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने हमारी वजह से जीता क्योंकि हमारा एजेंडा और हमारा घोषणा पत्र लेकर के उन्होंने फ्रीबीज वहाँ फ्री की, बिजली फ्री और 1500 रुपये और महिलाओं को बस फ्री। और तो ये जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल जीती है, जो कर्नाटक जीती है, उसमें भी उसने फ्रीबीज के वायदे किए हैं। जी लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कर्नाटक में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, जी न कि कांग्रेस पार्टी जीती है। वहाँ के लोगों के, अगर मैं तो गांव देहात में हर तरफ गया था, वहाँ के लोगों को एक ऊब सी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी से और वहाँ की स्थानीय लीडर्स की वजह से। वो ये तो कह रहे थे कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब मोदी जी के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे इनको। और ये तो मोदी है जो 60 से ऊपर सीटें मिल गई, नहीं तो 40 से कम सीटें भाजपा को कर्नाटक में मिलती। इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और पूरी बीजेपी को था। बात स्थानीय मुद्दों की नहीं है। देखिए, बात यह है कि बीजेपी एक राष्ट्रवाद, धर्म जी के साथ जातिगत समीकरण का खेल खेलती है। ये उसका कॉकटेल है और नरेंद्र मोदी उसके चेहरे हैं। तो इससे जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तब दूसरी पार्टियों को लिए ये दिक्कत का है। दूसरी पार्टियों जो उनके विपक्ष में, उनके पास सिर्फ एक आधार है, एक फ्रीबीज का, दूसरा जातिगत समीकरण का। जी अभी सर आपने जातीय समीकरण की बात करी, उसी बात पर आता हूँ। विपक्ष बार बार ये अपील कर रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने हस्तक्षेप करा इस बात में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मना कर दिया कि केंद्र के ऊपर है, केंद्र चाहेगा तो जातीय जनगणना होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है 2024 से पहले? देखिए, ये शिगुफा है राजनीतिक। जी जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है। देखिए, देश में जब मंडल आयोग का गठन हुआ था और वीपी सिंह जब उनकी सरकार अपने अंतर विरोधों से घिरी हुई थी, जब उनको ये बार बार लग रहा था कि देवीलाल और चंद्रशेखर मिलके उनको सत्ता से हटा सकते हैं, जी तब ऐसे में उन्होंने 10 साल पुराने मंडल आयोग की रिपोर्ट झाड़ी जी और उन्होंने उसको पेश करने का काम किया। ये भी स्थिति है कि उन्होंने अपने मंत्री परिषद सहयोगियों से उसके बारे में ज़्यादा जिक्र भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। बीजेपी इसके विरोध में थी, कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में थी। बावजूद कांग्रेस पार्टी ने तो वहाँ पर अपना विरोध दर्ज भी कराया, बीजेपी ने विरोध दर्ज न करा के उसने कमंडल का रास्ता अख्तियार कर लिया कि उनका ये मानना था, आरएसएस और बीजेपी का, कि ये मंडल आयोग का जो मामला बीपी सिंह कर रहे हैं इससे हिंदू विभाजित होगा, ये हिंदू को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए हिंदू को यूनाइट करने का अगर तुरंत आंदोलन नहीं छेड़ा गया, अगर इसका मंडल आयोग का विरोध किया गया तो हमसे एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है। तो बीजेपी ने वहाँ स्मार्टनेस दिखाई, मंडल आयोग का विरोध सार्वजनिक तौर पे नहीं किया और कमंडल की राजनीति को लेके आए। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये जो जातिगत जनगणना का मामला अभी कांग्रेस पार्टी भी अब समर्थन करने लगी है, ये विशुद्ध राजनीतिक पैतरा है, पैतरेबाजी है। इस देश में इतने सालों तक 1931 में जनगणना जातिगत हुई थी और अंग्रेजों ने यह माना था कि इसके आंकड़े अगर
सार्वजनिक किए गए तो भारतीय समाज में उथल पुथल हो सकती है। उन्होंने जारी नहीं किए, उसके बाद भी जनगणना हुई, वो आंकड़े जारी नहीं हुए। अब कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक थी, उसने जनगणना क्यों नहीं कराई, या जो आंकड़े थे पुराने उसी को जारी कर देती, नहीं कराई। आज उसको लगता है, देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ, मेरी बात बहुत लोगों को खराब भी लगती है, भारत की राजनीति हमेशा से धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। पहले कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया और फिर उसके बाद उन्होंने एक कॉकटेल बनाया, एक अपना दलित का, ब्राह्मण का और मुस्लिम का, उससे वो राज करते रहे बहुत दिनों तक। बाद में बैकवर्ड पॉलिटिक्स जब आई मतलब मंडल आयोग के बाद, तो मंडल आयोग वालों ने बैकवर्ड प्लस मुस्लिम्स के साथ राज किया। फिर उसमें जब दलित पॉलिटिक्स इंटर हुई कांशीराम के उसमें अर्ली 90s में तो उन्होंने मुस्लिम, अदर बैकवर्ड्स और दलित ये कॉम्बिनेशन से कुछ दिन वो चले, फिर ब्राह्मण को जोड़ करके मायावती आ गई फुल मेजॉरिटी। तो ये जातिगत और धार्मिक, ये धर्म और जाति के दो ही मुद्दे हैं जो हमेशा समय समय पर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने या जिसने भी, इन लोगों ने 2014 में धर्म और जाति दोनों को मिक्सअप किया मोदी के चेहरे के तौर पर। उनको जब ओबीसी कहा, बार बार उन्होंने भी अपने को ओबीसी कहा और सबने पिछड़ा कहा, क्योंकि पिछड़े बीजेपी को अपना नहीं मान रहे थे। विपक्ष का अभी तक पीएम उम्मीदवार तय नहीं कर पाना, आपको लगता है कि क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है? नहीं, देखिए, जब आप कहते हैं कि अगर एज एन एंकर, अगर एज ए पत्रकार आप ये सवाल सामने रखते हैं कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन, मैं आ ही रहा था सर, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अगर आप एक पत्रकार के तौर पे ये सवाल पूछते हैं कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन, तो आप भारतीय जनता पार्टी का काम आसान करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सवाल होना चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी यही है कि वो ये इसी सवाल पे ले आकर के घेरेंगे। अच्छा, आजादी के बाद कब कब चुनाव हुए? जब जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण न चुनाव लड़े और न उन्होंने पद लेने की इच्छा जाहिर की, तब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित था? नहीं था। मोरारजी तो बाद में बनाए गए। इसके अलावा जब बीपी सिंह ने जन मोर्चा बनाई और बोफोर्स कांड के बाद वो बाहर निकले, राजीव गांधी के खिलाफ विपक्ष एक हुआ, तो उस समय क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित था? नहीं। इसी तरह जब अटल जी शाइनिंग इंडिया 2004 में वापस आने की तैयारी कर रहे थे और उनके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ इतने लोग आए, तो क्या मनमोहन सिंह का चेहरा जारी था? नहीं था। तो इस देश में चुनाव एक इंदिरा जी के समय में कि अगर जीती तो यही प्रधानमंत्री होंगी, और इस समय मोदी जी के समय में जीते तो वही प्रधानमंत्री हो। विपक्ष ने तो कभी अपना कैंडिडेट कभी भी नहीं दिया कि लो भाई हमारा इंदिरा जी के खिलाफ ये है, कभी नहीं था। राजीव गांधी के खिलाफ ये नहीं था, मोदी जी के खिलाफ। दरअसल चुनाव मुद्दों पर अगर होगा, बीजेपी चाहती है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है। जैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं केजरीवाल के बराबर कौन, केजरीवाल के बराबर कौन। ये सवाल है, ये सवाल नहीं है कि कौन किससे, सवाल है कि धर्म और जाति से ऊपर उठ करके चुनाव लड़े जाएंगे, मुद्दों पर लड़े जाएंगे कि फिर उन्हीं पर लड़े जाएंगे और मोदी के चेहरे पर। और दूसरी बात है कि अगर विपक्ष ने चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की और विपक्ष के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो वो लड़ाई मैदान में उतरने से पहले ही हार जाएंगे। नीतीश कुमार समूचे विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मुलाकात कर रहे हैं केसीआर से, कभी मुलाकात करते हैं केजरीवाल से, महाराष्ट्र में भी गए हैं, और खुद को मना कर रहे हैं कि मैं इस पीएम कैंडिडेट उम्मीदवार में मैं हूँ नहीं, मेरा कहीं से कहीं तक कोई नाता है नहीं। और राहुल गांधी पे जो प्रतिबंध लगा है चुनाव ना लड़ने का, तो कांग्रेस के सबसे बड़े उम्मीदवार तो वही चल रहे थे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से राहुल गांधी के बाद में कौन वो उम्मीदवार हो सकता है जो पूरे विपक्ष का एक साथ सबको साधते हुए आगे बढ़े और 2024 का चुनाव लड़े? देखिए, एक बात तो यह है कि नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या है
और तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी का हित टकराता है, उन पार्टियों का हित कांग्रेस से टकराता है। अगर अखिलेश यादव बहुत स्पेस कांग्रेस के लिए देंगे उत्तर प्रदेश में, या उसके नेतृत्व को, या राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल अगर हो जाते, तो वो अपने कद को छोटा करने जैसा होगा। वो उनके छतरी के नीचे आना होगा। ठीक है, ऐसे ही बिहार में कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार को, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को अगर स्पेस देंगी तो वो उनके लिए आत्मघाती कदम होगा, अखिलेश यादव के लिए आत्मघाती कदम होगा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए आत्मघाती कदम होगा। तो ये कांग्रेस से बात करने के बजाय ये कांग्रेस पर दबाव डालना चाहते हैं कि भाई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जहां मजबूत है वहां कांग्रेस छोटे भाई की तरह रहे, हिसाब से रहे। जहां आप हो आप वहां लड़ो और इस बात का फैसला करो कि आप हमारे साथ कैसा रिश्ता रखोगे। ये स्टैंड क्लियर रहता। कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत है, वो एक बड़ी पार्टी है, उसने इतना राज किया है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 42 सीटें बंगाल में, 122 तो ये हो गई, इसके अलावा 7 सीट दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी, 129 सीट पंजाब हो गया। तो ये 150 सीटों पर वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दे तो उसके कार्यकर्ता झंडा डंडा लेकर के कहाँ जाएंगे जी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बीच का रास्ता ये निकाला कि एक ऐसा नेता हमारे बीच में होना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी विपक्ष के नेता के तौर पर ज्यादा हो, जो हमारे साथ कम हो, और वो ऐसे लोगों से बात कर सके जिनसे हमारे टॉकिंग टर्म्स नहीं है जी, जिसकी हमारी सेम पिच है खेलने की, ऐसे लोगों से वो बात कर सके। तो अभी नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो अरविंद केजरीवाल से भी 2 बार देखिए मिल चुके हैं जी। अब मैं बताऊं कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नीतीश कुमार ने केजरीवाल को इस बात के लिए राजी किया था कि देखिए कर्नाटक में चुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी सीधे कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी से जी। तो अगर आपने जो केजरीवाल ने सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी कर्नाटक में, आपको मालूम होगा, सपा कांग्रेस और भाजपा से पहले, लेकिन केजरीवाल ने कर्नाटक में कदम नहीं रखे। ये बात अलग है, यहाँ भी परेशान थे अपनी परेशानियों में, लेकिन वो कर्नाटक एक बार भी नहीं गए। उन्होंने एक अपील भी जारी नहीं की कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, ना भगवंत मान गए। उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दिया, जो पर्चा दाखिल किया नहीं किया, लड़ा कितना, क्या परसेंट वोट मिला आम आदमी पार्टी को, इसकी भी कोई चर्चा नहीं जी। तो मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार की उस बैठक का फलितार्थ, निहितार्थ, नतीजा ये निकला कि केजरीवाल ने वहां अपने कदम, अपने सूद धीरे रखे थे जी। तो नीतीश कुमार ये अपोजिशन की पार्टीज के बीच में, चूंकि उनका सम्मान भी है, अगर आप नवीन पटनायक को हटा देंगे जी, तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा कार्यकाल अभी तक का होगा जी। दूसरी बात, 2 आरोप नीतीश कुमार पे नहीं लग सकते। पहली बात परिवारवाद का और दूसरे भ्रष्टाचार का, अभी तक लगा नहीं जी। तीसरी बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे समय तक वो सहयोगी दल के तौर पे काम कर चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उनके खिलाफ बहुत आक्रामक होना भी लोगों को गले नहीं उतरता जी। जिस आदमी को आप 16-17 साल सीएम बना चुके हैं, अब उस पर आप हमले कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपको छोड़ चुके हैं जी। तो इसलिए आप कर रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार की उपयोगिता विपक्ष में यही है, मुझे लगता है। और जहाँ तक आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का विपक्ष पद का उम्मीदवार मुझे नहीं लगता संयुक्त विपक्ष का भी घोषित होने देगा। तो जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ में समझौता करने के लिए तैयार दिख नहीं रहा है, तो कैसे एकत्रित होगा विपक्ष इस तरह से? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। मुझे ऐसा लगता है शरद पवार का जो फॉर्मूला है जी, कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट हो। 250-250 सीटों पर तो कांग्रेस सीधे लड़ रही है जी। अब कुछ साउथ में, साउथ की पार्टीज हैं, ज्यादातर कांग्रेस है या साउथ की पार्टीज हैं जो बीजेपी से लड़ेंगी। अब आगे उत्तर प्रदेश
बिहार में तो गठबंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में उनका अपना एक एक कैंडिडेट है। दिक्कत है 2 जगह 120 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हो, चलो आम आदमी पार्टी 7 सीट दिल्ली में छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या टैक्टिकल अलायंस भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कैंडिडेट दे दे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा दे, और कांग्रेस ने दूसरा अगर स्कोर किया है जी। तो वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन 120 सीटों का क्या हो। जी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी उत्तर प्रदेश में 19 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। एक विधायक जिसके पास हो, 2 विधायक, वो 19 सीटें अगर मांगेगा तो अखिलेश यादव कैसे तैयार होंगे। जी। एक विधायक, वो भी बाई इलेक्शन में अगर जीतेगा पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी 10-5 सीटें कांग्रेस को कैसे देंगी। जी। और अगर कांग्रेस वहां नहीं लड़ी तो जिसके 10, 12, 15, 20, 25 2009 के ही चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद कांग्रेस के आए थे यूपी से, तो वही अगर छोड़ देगी तो क्या होगा। जी। तो ये विपक्ष के एक कैंडिडेट का फॉर्मूला बाकी जगह तो चल सकता है, ये 120 सीटों पर मसला फंसा हुआ है अखिलेश और ममता से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से मिला जुला रुझान नजर आता है। अब क्या होगा 2024 में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। नमस्कार।